ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं संकेतों के साथ। हफ्ते के आखिरी दिन अगर आप देखें तो लगातार तेजी के बाद आज फाइनली आपको एसजीएक्स निफ्टी हल्की सुस्ती के दे रहा है संकेत। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको थोड़ी सी जो है गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिले, क्योंकि फिलहाल करीब 60 अंकों का दबाव आपको एसजीएक्स निफ्टी पर नजर आ रहा है। 18,287 88 का स्तर यहाँ पर नजर आ रहा है और इसके पीछे कारण ही कि ग्लोबल सेटअप आप देखिए थोड़ी सी कमज़ोर साइड पर ही आपको इंडिकेशंस दे रहा है, जहाँ पर कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स का एक्शन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला था। डाउ जोन्स को देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, करीब आधे % से ज़्यादा का कट आपको डाउ जोन्स पर देखने को मिला। वहाँ पर अगर आप देखें तो वॉलेटाइल सेशन रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो नास्डैक में जहाँ पर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अरमान, आपको याद होगा कि कल शो के दौरान हम डिस्कस भी कर रहे थे कि नास्डैक में बड़ा तेज़ रिवर्सल है, अगस्त 2022 के स्तर के करीब आ गया है, वहाँ से अभी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो नास्डैक में तो स्ट्रेंथ है, आईटी स्टॉक्स में खरीदारी आपको देखने को मिली, लेकिन यूएस के मार्केट्स में देखा जाए तो डाउ जोन्स यहाँ पर आपको गिरावट के ही संकेत देखने को मिले। एशियन मार्केट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ से किस प्रकार के इंडिकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो आप देखिए शंघाई कॉम्पोजिट, निकाई और हैंगसेंग तीनों हैं हरे निशान में। इनफैक्ट हैंगसेंग में देखें तो आधे % की तेज़ी और निकाई करीब 235 अंकों की बढ़िया बढ़त के साथ कर रहा है कामकाज। कमोडिटी पैक को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल अगर आप देखें तो कमोडिटीज़ में खास एक्शन देखने को मिला था। एक तो मेटल्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हो सकता है कि आज भारतीय मेटल स्टॉक्स पर भी इसका दबाव देखने को मिले। बाकी कच्चे तेल में गिरावट है और ये गिरावट भारत के लिए थोड़ी सी अच्छी भी मानी जाएगी, लेकिन मांग घटने की जो चिंता है वो दुनिया भर में हावी होती हुई नज़र आ रही है। ब्रेंट जो चार्ट है, नाइमेक्स क्रूड है, आपकी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश। और सोने चांदी में भी अगर आप देखें तो कल काफ़ी ज़्यादा हलचल आपको देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप देखें तो सेंटीमेंट्स कुछ खास डिकोड करने लायक नहीं है। हो सकता है कि हल्के फ्लैटिश विद नेगेटिव बाइस ही आज दिन के दौरान हम ट्रेड करते हुए नजर आए, लेकिन ढेर सारे स्टॉक्स हैं, नतीजे हैं जहां पर हमें ट्रेडिंग आइडियाज़ मिले हुए हैं। तो इन्हीं के साथ कर लेते हैं शुरुआत, लेकिन जान लेते हैं सबसे पहले कि कैसे बनानी है आज की रणनीति। मैं बता देता हूँ। पहले तो अधिकतर मेरे स्टॉक्स का जो फोकस है वो नतीजों और साथ में खबरों के हिसाब से है, और अधिकतर स्टॉक्स में मैं खरीदारी ही करके चल रहा हूँ। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है इनफैक्ट जहाँ पर मेरे को बिकवाली करनी है। आप बताइए, बिकवाली वाला कोई स्टॉक चुना है आपने? देखिए, बिकवाली वाला एक स्टॉक चुना है मैंने, वो मैं क्या आपका जो सेक्टर है उसमें थोड़ा मैंने हस्तक्षेप करा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें जो मेटल में आपको अच्छी खासी जो गिरावट आती हुई दिख रही है वो चाइना की तरफ से डेटा है। और ग्लोबली अगर आप मेटल के इन जनरल ज़्यादातर मेटल्स की बात करें तो चाइना अपने आप में ही सबसे बड़ा मार्केट शेयर, लगभग 50% का मार्केट शेयर कहीं मेटल्स में वो अकेला ऑक्यूपाई करता है। और वहाँ से अगर जब ऐसी खबरें आती हुई दिखती हैं या फिर वो आते हुए दिखते हैं न्यूज़, तो उसके चलते आपको दिख सकता है कि मेटल्स में आपको जो गिरावट है वो और गहराती हुई दिखे, और उसका इंपैक्ट लाजमी है। कोई अगर पूरे ग्लोबली का 50% मार्केट शेयर अगर चाइना के पास होगा तो अगर वहां पर चीख आएगी तो सभी जगह आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो इसलिए उसके बेसिस पर एक पुट ऑप्शन है। बाकी अगर आप बात करें तो फिर डेफिनेटली बाकी स्टॉक्स जो शुरुआत कर लेते हैं। पहले बताइए कैश की कैटेगरी का स्टॉक। देखिए, कैश की कैटेगरी में जो सबसे पहला स्टॉक लिया है मैंने लिया है वो है ऑटोमोबाइल ग्लोबल। अब इसका तर्क क्या है? दोनों स्टॉक जो इसके बाद भी दूंगा दोनों का तर्क सिमिलर है। खबर जो आई है, खबर आपको मार्केट के दौरान ही आती हुई दिखी है। खबर क्या आई थी? ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो गेमक्राफ्ट मामले में जीएसटी के जो कारण बताओ नोटिस को खारिज किया है। बता दूं मैं, जीएसटी ने अगर आप देखें जीएसटी डिपार्टमेंट लगभग 21,000 करोड़ का जो है टैक्स डिमांड का नोटिस दिया था। अब ये जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए अगर ये जो खबर है ऑलरेडी यहाँ पे आपको मार्केट में तब देखेंगे जब मूवमेंट आता हुआ दिखा खबर के बताते से ही, जब हमने आपको एक खबर बताई। पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो खबर है ये कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी है और इसका इम्पैक्ट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा आता हुआ दिख सकता है। इस बेसिस पर अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल ग्लोबल खरीदारी की यहाँ पर राय जाती है। और अगर आप देखें यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट भी आपको इस तरह से अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखी है। तो इसलिए ऑटोमोबाइल ग्लोबल जो है वो बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 73.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 70.7 का। ऑटोमोबाइल ग्लोबल ये स्टॉक है जहाँ पर रखनी नजर। कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो नतीजों के आधार पर चुना है, जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। और अच्छी बात है कि नतीजों से पहले स्टॉक चला भी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि इतने अच्छे नतीजे हैं कि मुश्किल है कि आज ये स्टॉक आपके हाथ में आ जाए। लगातार मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है कि ओपनिंग आपको काफ़ी बड़े गैप से देखने को मिले और फिर देखना होगा कि दिन के दौरान यहाँ पर कैसा मूव आता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो मैंगलोर केमिकल, इसके नतीजे आपके सामने रखता हूँ। जो मार्जिन पिछले साल 3% के करीब थे, अब इस बार बढ़कर हो गए हैं 11%। मुनाफे का आंकड़ा देखिए और भी दमदार नजर आएगा। 3 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है 68 करोड़ हो गया है। कितने गुने की बढ़त यहाँ पर बड़ी आपको देखने को मिली है।
तो स्वाभाविक है कि 9:08 पर जब प्री ओपन सेटल होगा तभी आपको ये बड़े गैप से ओपन दिखेगा। लेकिन फिलहाल वॉच लिस्ट में ऐड करके स्टॉक का मजा लीजिए, खरीदारी कीजिए 103 रुपये के टारगेट के लिए और 97 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के ट्रेड के लिहाज से चुना है मैंने आइशर मोटर्स, जहाँ पर कंपनी के कल नतीजे आए हैं और नतीजे मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं, कुछ भी बुरा नज़र नहीं आएगा नतीजों में। अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप वॉल्यूम्स के चलते क्वार्टर मान रहे कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा भी है। उनमें से एक अच्छी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा नज़र आई वो ये है कि 1000 करोड़ के केपेक्स को कंपनी ने जो है मंजूरी दे दी है। इसमें ईवी का भी योगदान होगा, तो हो सकता है कि इसको लेकर ब्रोकरेज हाउस थोड़े से उत्साहित होते नजर आए। देखना होगा कि जो टारगेट्स हैं वो बढ़कर आ रहे हैं, रेटिंग है वो बढ़कर आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन आइशर मोटर्स फिलहाल नतीजों के बाद मैं मान रहा हूँ कि 3500 तक का जो स्तर है आपको देखने को मिलेगा और 3380 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है, जैसा कि मैंने कहा ऑन मोबाइल के लिए जो मैंने तर्क रहा वही अगर सिमिलर तर्क मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ डेल्टा कॉप के लिए। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और जो खबर है वही सेम है जो ऑन मोबाइल ग्लोबल के लिए मैंने बताई। यहाँ पर आप टारगेट रखेंगे 218 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 209.5 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है, जो मैंने आपके स्पेस से अगर मैंने एक स्टॉक लिया है वो है हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि अगर उसका रीज़न क्या है, अगर आप देखें एलएमई कॉपर पिछले 5 महीनों के निचले स्तर पर है। नवंबर के बाद से अगर आप देखें, नवंबर 22 के बाद से निचले स्तर पर आता हुआ दिखा है। लगभग आप देखेंगे सभी जगह अगर आप देखें तो कॉपर के दामों में आपको ओवरऑल इंटरनेशनल बाजार में गिरावट आती हुई दिखी है। उसके चलते आपको यहाँ पर भी आपको गिरावट आ सकती है, इसलिए हिंदुस्तान कॉपर का आपको पुट ऑप्शन जो है वो बाय करना है 105 पे, जो आपको मिल रहा है 2.2 पे। टारगेट रखेंगे 2.8 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1.9 का। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं फ्यूचर के माध्यम से। अब ऑप्शन के लिहाज से कौन सा स्टॉक चुना आपने? हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर जो स्टॉक है वहाँ पर रखनी चाहिए नज़र, और डेल्टा कॉप यहाँ पर भी स्टॉक जो आपने बताया है यहाँ पर हम फोकस करके चल सकते हैं। ऑप्शन के माध्यम से कॉल आपको बताता हूँ, मैंने चुना है M&M। यहाँ पर देखिए खबरों के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है, जहाँ पर अगर आप देखें तो आपको करनी है खरीदारी 1250 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर रखना है फोकस, क्योंकि अप्रैल में जो उत्पादन है अपडेट आया कंपनी की तरफ से, जहाँ पर पता चल रहा है कि उत्पादन में 19% की बढ़त आपको पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले देखने को मिली है। और बढ़िया बात है कि बिक्री में भी 40% का अच्छा इजाफा देखने को मिला है। स्टॉक में कोई बड़ा मूव अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। M&M 1250 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट निकल कर आ रहा है करीब 30 रुपये का, 18 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। और हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा कि आज के आज ही आप इसको स्टॉक को जो है वाइंड अप कर दें, क्योंकि 2 दिनों की छुट्टी है, बेवजह क्यों टाइम वैल्यू का लॉस लेना है। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ की कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, तो आपकी जो पोजीशन है काफ़ी हद तक हेज हो जाएगी। M&M 1250 की कॉल ऑप्शन आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल हमने जान लिए, आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ। टेक्नोपिक जो स्टॉक मैंने चुना है वो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, और काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक जो है मेरे डार पर आए। जैसे तो देखें तो सीमेंस के भी जो अच्छे नतीजे हैं इसका भी हल्का असर यहाँ पर पड़ना चाहिए। स्टॉक में कल 3-3.5% की तेज़ी के साथ अच्छे संकेत देखने को मिल रहा है। अभी तक बड़ा ब्रेकआउट हुआ नहीं है स्टॉक में, तेज़ी तो ये हरी कैंडल तो चार्ट पर नजर आएगी, लेकिन जो बड़ा ब्रेकआउट है अभी तक हुआ नहीं। इससे पहले यहाँ पर हम फोकस करके चल रहे हैं। खरीदारी करनी चाहिए आपको 205 रुपये के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस लगाना है करीब 180 रुपये का। तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी और स्पेस के सभी स्टॉक में बढ़िया बस भी है, खरीदारी करनी चाहिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक। देखिए टेक्निकली जो मैंने स्टॉक चुना है उसमें मैं चाहूँगा कि आशीष भी थोड़ा अपना व्यू पॉइंट देंगे। SRF जो है यहाँ पे मुझे टेक्निकली चार्ट के हिसाब से बढ़िया लग रहा है। अब उस हिसाब से देखें, मैं आपको अगर पिछले 3-4 महीनों के हिसाब से आपको बताता हूँ। 20 जनवरी को अगर आप बात करें 2105 पे था, 28 फरवरी को 2170 पे था, 3 अप्रैल को आपको दिखेगा 2362 के आसपास था, और 8 मई को अगर आप देखें तो 2530 के आसपास आता हुआ दिखा था। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये लगातार जो हायर हाइज और हायर लोज वो लगातार ये बनाता हुआ जा रहा है। तो उस हिसाब से मुझे टेक्निकली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और डेफिनेटली मैं आशीष में आपका व्यू पॉइंट भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी कंपनी जो अगर हर एक महीने में जो मैंने आपको नंबर्स बताए कि लगातार वो बढ़ती जा रही है, और मुझे लग रहा है इस टाइप का चार्ट बन रहा है जिसमें अगर आप देखें लॉस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और हाई जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या टेक्निकली अच्छा साउंड हो जाता है? इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है। हायर हाइज और लोअर लोज लोग कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, लेकिन अगर आप सिर्फ ये भी अच्छी तरीके से स्पॉट कर लें तो काफ़ी बढ़िया होता है। और SRF में अगर आप देखें तो नतीजे हल्के अनुमान से कमजोर आए थे अरमान, लेकिन क्योंकि टेक्निकल जितने स्ट्रॉन्ग थे स्टॉक के ऊपर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। खाली आधे % के आसपास का कट यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन तुरंत इसने जो अपवर्ड जर्नी इसको रिज्यूम कर लिया। चार्ट्स आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिए, लेवल दर्शकों को बता दी कि किस प्रकार से हायर हाइज
और लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता एसआरएफ पर, मेरा भी कन्विक्शन है। देखिए अब अगर एक्सपर्ट का अगर आपको थप्पा लग चुका है तो डेफिनेटली मुझे भी अब और ज़्यादा कन्विक्शन बढ़ता हुआ दिखा है, तो एसआरएफ हम बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 2640 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2535 का। फंडामेंटल्स के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है ओबेरॉय रियल्टी, और ये अगर मैं स्टॉक में पहले भी दे चुका हूँ मैं। अब इसमें क्या चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, एक तो अगर जो रियलिटी स्पेस की जो कंपनी है वहाँ पे अगर डेट इक्विटी रेशियो मुझे अगर लगता है सबसे कम अगर इंडस्ट्री में किसी का मुझे मिल पाता है तो वो एक ये कंपनी हो जाती है। उसके हिसाब से अगर आप Q3 का अर्निंग्स कॉल देखें, अर्निंग्स कॉल में आपको 4-5 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप जैसे एनालिस्ट ने अगर कॉल उनसे सवाल पूछा था, जिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जिस पे उन्होंने सवाल दिया, उन्होंने कुछ चीज़ें क्लैरिटी कही कि हम जो है लैंड लोकेशन जो है वो हमेशा क्वालिटी लैंड लोकेशन ही लेते हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं लेते हैं जहाँ पर आउटलेट में ले लिया फिर वहाँ पे हम टू करेंगे वहाँ पे बेचेंगे। दूसरी बात, हमेशा एक पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ जितने हमारे रूम्स जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं वो एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, लैंड पार्सल अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर हम जिनसे खरीदते हैं वो मल्टीनेशनल्स होते हैं, उन्हीं से हम खरीदते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें लगातार, ये पहले भी अगर आप देखेंगे पहले 10 साल से ज़्यादा ऑलरेडी शायद हो चुके हैं लिस्ट होते हुए, जब भी ये बड़ा एक्विजिशन करते हैं ऐसा कुछ, तब उस पर ये चीज़ आती है कि यार इतना बड़ा एक्विजिशन है, या फिर कोई दूसरे प्लेयर्स ज़्यादा एक्विजिशन करते हैं इनसे ज़्यादा, तो इनसे पूछा जाता है कि वो लोग तो इतना कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनका क्राइटेरिया सीधा सीधा क्लियर है कि उनको प्रीमियम लोकेशन चाहिए, बड़ी लोकेशन चाहिए, और आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स के जो बुकिंग्स होती हुई दिखी हैं उससे आपको समझ में भी आता है कि ये क्यों स्ट्रेटेजी इनके लिए हमेशा काम आती है। इस हिसाब से मुझे ये स्टॉक जो है काफ़ी बढ़िया लगता है। और अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप इंस्टीट्यूशंस का भरोसा है वो तो बरकरार है ही सही, जिसमें अगर आप देखें लगभग 29-30% के आसपास की जो है वहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग आती हुई दिखी है। 360 वेस्ट प्रोजेक्ट का जो है आप देखेंगे लगातार बहुत बढ़िया बुकिंग आई है। उस हिसाब से फंडामेंटल्स के हिसाब से ओबेरॉय रियल्टी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1150 का। 1150 रुपए के टारगेट के लिए पुरानी कन्विक्शन लिस्ट से स्टॉक निकाला है आपने। ओबेरॉय रियल्टी 1150 के लक्ष्य के लिए आपको 1 साल का व्यू बनाकर यहाँ पर करनी है खरीदारी। फंडा पे का आपको बताता हूँ जो नतीजा है इनका विश्लेषण किया है BLS इंटरनेशनल। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्जिन में अच्छी बढ़त है, 11% से बढ़कर करीब 15% हो गए। कंपनी का मुनाफा अगर आप देखें तो 31 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़ हो गया है। मैनेजमेंट को काफ़ी बार हम सुनते हैं मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट नजर आता है अरमान, और जितने कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट है उतनी बढ़िया नंबर्स भी आते हैं। तो सपोर्टिव स्टोरी है, कन्विक्शन आ रहा है। हालांकि एक रिस्क है, स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो 3 दिनों में चल बहुत ज़्यादा चुका है, लेकिन ये स्टॉक की खासियत ये है कि रुकने का नाम नहीं लेता। जिस तरह से लगातार निश्चित रूप से बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी किया है, तो यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 200 का टारगेट, 190 रुपए का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। देखिए बिल्कुल, जिसमें अगर आपने BLS इंटरनेशनल में खबर आपने बोला कि मैनेजमेंट जब आता है, आप न्यूज़ पे मैनेजमेंट को सुनिए। जब भी अच्छे नंबर आते हैं वो एक चीज़ बोलते हैं कि जब हमारा रशिया या फिर वहाँ से जो दिक्कतें चल रही हैं उसके बावजूद हम ये नंबर्स दे रहे हैं, तो जस्ट आप ये सोच सकते हैं कि जब अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी तब ये नंबर्स क्या रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। तो उस हिसाब से आप मैनेजमेंट को भी सुनिए तो आपको कन्विक्शन काफ़ी बढ़िया आता है कि जो नंबर्स हैं वो सस्टेन भी कर पाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि जब ऑलरेडी वहाँ पर दिक्कत है उसके बावजूद भी हम ये लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कन्विक्शन अच्छा बन जाता है। तो कन्विक्शन है यहाँ पर BLS इंटरनेशनल करनी है आपको खरीदारी। नतीजों के लिहाज से स्टॉक बताता हूँ, नतीजों की नहीं माफ कीजिएगा, निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है NHPC। ये स्टॉक मैंने पहले ब्रेकआउट 33 और 36 के आसपास आइडेंटिफाई किया था, वहाँ से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 47-48 का जो हाई है स्टॉक ने टच कर लिया। लेकिन अभी भी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक तो बढ़िया बात है कि 4 से 5% की डिविडेंड यील्ड है, रिन्यूएबल स्पेस में बस काफ़ी अच्छा है, तो मैं मान रहा हूँ कि तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 53 रुपये का पहला टारगेट है, CLSA का टारगेट भी करीब 51 रुपये के आसपास का है। 53 पार कर गया तो एक बार रिव्यू दोबारा करेंगे इसी शो के दौरान, लेकिन NHPC यहाँ पर निवेश करना चाहिए आपको करीब 12 महीने का व्यू बनाकर। देखिए IPL स्टॉक में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है PVR। अब उसका रीज़न भी ये है, अगर आप देखें कि अगर आप ये टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स के हिसाब से देखें तो कंपैरेटिवली आपको छोटे मोटे प्लेयर्स ही दिखेंगे, बाकी अपने आप में कि ये मोनोपोली बन जाते हैं। और आप कोविड के बाद से अगर आप देखें कई बार ऐसा हुआ कि सबकी स्टोरी ये भी आई कि अब हो सकता है कि ये बिजनेस जो है ये खत्म होता हुआ दिखे, ये जो है आप OTT बिजनेस इनको किल करता हुआ दिखे, पर लगातार आप देखें कि बढ़िया जो है यहाँ पर कलेक्शन आता हुआ दिखा है, कुछ आपको अच्छा खासा यहाँ पर सुधार भी आता हुआ दिखा है। उस हिसाब से जिस स्पेस में ये है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वहाँ पर मुझे कंपेरेटिवली
कंपैरेटिवली ऐसा लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो डेफिनेटली होना चाहिए। इसलिए पीवीआर को हम जो बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1750 का। ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी भी काफ़ी बढ़िया है, तो मुझे यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा कन्विक्शन आ जाता है। अब खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है, खबरों के हिसाब से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है जय भारत मारुति, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया खबर आई है। खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि कंपनी ने हरियाणा और गुजरात में 2 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। लगभग 300 से 350 करोड़ के आसपास का अगर आप देखें तो कंपनी जो है इसमें निवेश करती हुई दिखेगी। अब कंपनी का अगर आप फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो देखिए, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी इतना ये कैपेक्स कर रहे हैं, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी है, जितना अगर 1 रुपया डालेंगे तो उससे कितना उनको रेवेन्यू में फायदा होता हुआ दिखेगा, कितना रेवेन्यू में आता हुआ दिखेगा। तो उनका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो देखिए ओवरऑल 2.5 के हिसाब से आता हुआ दिखता है। तो आप 350 करोड़ के हिसाब से अगर आप 2.5 का गुना कर 2.5 टाइम्स कर लेंगे तो उस हिसाब से आपको लगभग मिनिमम अगर आप देखेंगे तो 800-900 करोड़ रुपए की तो जो आय है वो इस कैपेक्स से आने वाले समय में कैपेक्स के साथ डेफिनेटली हो सकती है। तो उस हिसाब से ये स्पेस जो है, जितना ये पोटेंशियल अब बता रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए आज तो खबर के बेसिस पर जय भारत मारुति जो है बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 179 का और स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 172 का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 172 रुपीज़ का लगाकर आपको करनी है खरीदारी। अब बात बताता हूँ अपने खबरों वाले स्टॉक की। तो स्टॉक मैंने चुना है जीएमआर एयरपोर्ट, जहाँ पर अगर आप देखें तो अप्रैल मंथ के अपडेट आए, पैसेंजर ट्रैफिक में 33% की बढ़त देखने को मिली है और एयरक्राफ्ट मूवमेंट में भी 22% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है पिछले साल अप्रैल के मुकाबले। तो इसके चलते स्ट्रक्चर भी बढ़िया, 47.5 का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाइए आप राउंड फिगर 46 रुपये का। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स, जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक जान लिए। अगली हमारी कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक मैंने चुना है बर्जर पेंट्स का, क्योंकि कल एशियन पेंट्स के नतीजे हमने देखे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे। आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ भी अपग्रेड्स में आए, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है 650 का टारगेट, 630 रुपये का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। हालांकि कन्विक्शन यहाँ पर थोड़ा सा कम है क्योंकि मार्जिन बड़े कम है, लेकिन मुनाफे में अगर आप देखें तो अच्छी ग्रोथ है, 6 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ के आसपास है। तो 900 का टारगेट, 870 रुपये का स्टॉप लॉस। टेक्निकल्स भी ओकेश है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इससे भी थोड़ा सा कन्विक्शन कम ही लग रहा है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है। सीमेंस है स्टॉक का नाम, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 67-70 टाइम्स पर ये ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता नहीं है, बहुत महंगा स्टॉक है। नतीजे अनुमान से बेहतर है, तो हो सकता है कि यहाँ पर तेजी फर्दर आपको देखने को मिले। 3870 का टारगेट और 3790 रुपये का स्टॉप लॉस। देखिए माय चॉइस में अगर जो मैंने सबसे 2 स्टॉक जो स्टार्टिंग के चुने हैं वो रिजल्ट के बेसिस पर चुने हैं। साउथ इंडियन बैंक काफ़ी बढ़िया नतीजे, अगर आप सिर्फ इनके प्रेस रिलीज देखेंगे हाईएस्ट एवर इन्होंने लगभग इनके 7 बार यूज़ करा है, उसमें अगर आप देखें तो बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं, इसलिए यहाँ पर बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 16.8 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 16.2 का। और बीएससी जहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं, उन नतीजों के चलते यहाँ पर भी हम बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 555 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 532 का। और अंत में जो स्टॉक है जैसा कि जीएमआर एयरपोर्ट का अगर आपने जो बताया, वहाँ पर पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा जो है बढ़ता हुआ दिखा है, उसका चलते अगर आपको ड्रीम फोक्स में भी यहाँ पर हो सकता है आज खरीदारी आते हुए दिखे। ऑलरेडी जो मैंने पहले दिया था वो टारगेट अचीव हुआ था, बस आज के लिए यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं। ड्रीम फोक्स पर रखनी है नजर। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में मैंग्रोव केमिकल्स, 103 रुपए का टारगेट है। आयशर मोटर्स के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और एमएनएम 1250 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है श्नाइडर इलेक्ट्रिक, फंडामेंटली नतीजे बहुत बढ़िया हैं बीएलएस इंटरनेशनल के। निवेश के लिहाज से खरीदना है एनएसपीसी 53 रुपए का लक्ष्य होगा। और जीएमआर एयरपोर्ट्स, यहाँ पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। एशियन पेंट्स के मजबूत नतीजों के बाद बर्जर पेंट्स में आएगी तेजी। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज नतीजे ठीक ठाक है और सीमेंस थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर, 3870 रुपए का टारगेट। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, जहां पर अगर आप देखें तो बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं। 205 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। ये कर लेते हैं रिकैप। कैश में और मोबाइल ग्लोबल बढ़िया लग रहा है और फ्यूचर्स में डेल्टा कॉप, दोनों की सेम खबरें हैं जहाँ पे उसके चलते फायदा होता हुआ दिखेगा। ऑप्शंस में हिंदुस्तान कॉपर का पुट ऑप्शन हम जो बाय करेंगे, टेक्निकली एसआरएफ साउंड कर रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से ओवरऑल रियल्टी काफी अच्छा है। आईपीएल स्टॉक के हिसाब से पीवीआर बढ़िया लग रहा है। खबरों में जय भारत मारुति को हम बाय करेंगे और माय चॉइस में साउथ इंडियन बैंक और बीएससी दोनों नतीजों के चलते बढ़िया लग रहे हैं। और ड्रीम फोक्स के अगर आप देखें जो है जीएमआर के जो आते हुए दिखे थे डेटा, उसके चलते यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्पेस बन जाती है। और इन सब में अगर मेरा जो बेस्ट पिक होगा वो होगा ओबेरॉय रियल्टी, क्योंकि जिस स्पेस में डेट इक्विटी वो काफी आपको बढ़िया लग रहा है।
देखिए, अगर आप देखें जो हमने ट्रेडर्स डायरी में हमारे दमदार जो हैं वो तो फिक्स दे दी हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें जो मेटल्स की अगर आप बात करें, ग्लोबली मेटल की बात करें, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आती हुई दिखी है और इन सब का अब हमारे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है।